जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका विश्व आप सभी के समक्ष फिर से रेडी हूँ हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगले वीडियो के साथ। आज हम आर्टिकल 14 के डायनेमिक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आर्टिकल 14 के बेसिक्स को आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लें, ताकि आज मैं जो भी आपको समझाऊँ वो आपको क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों, आज हमारा ऑब्जेक्टिव है इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 14 को समझना। जैसे आपको सभी को पता होगा कि आर्टिकल 14 का ऑब्जेक्टिव था, दैट इज द स्टेट मस्ट ट्राई टू एंश्योर द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एवरी इंडिविजुअल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें दो टर्म्स थे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आज हम क्या समझने वाले हैं दोस्तों? आज हम समझने वाले हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द टाइम, जैसे जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 से लेके अभी तक इस लॉ के इंटरप्रिटेशन में कैसी कैसी चेंजेस आई है, आज हम उस चीज को अच्छे से समझने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यू नो दैट इन एनी सोसाइटी चेंज इज इनएविटेबल। चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल हो, किसी भी ग्रुप हो या कोई भी सोसाइटी हो, उसका एक पार्ट होता है। और क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, हर एक में चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन होना अनिवार्य है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 14 के इवोल्यूशन को, कि कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे जुडिशरी ने विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट किया, और कैसे जुडिशरी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे आर्टिकल 14 को मेंटेन रखने के लिए नए नए प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्राइन्स दिए। आज हमारा ऑब्जेक्टिव इसी चीज पे है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 14 का जो सबसे पहला इवोल्यूशन था, जो सबसे पहली प्रिंसिपल थी, वो थी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। क्या थी दोस्तों? इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इस प्रिंसिपल के तहत हमने एक चीज देखा था कि दिस प्रिंसिपल वाज अ विच कॉन्सेप्ट? दिस वाज अ ब्रिटेन कॉन्सेप्ट। ये ब्रिटिश ने दिया था, और कॉन्सेप्ट देने वाले थे डाइसी। कौन थे? डाइसी। अब मैंने आपसे उस दिन कहा था कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट थी दोस्तों? दिस वाज ए कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब आप मुझसे कहिएगा कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ? जब इसकी एक कंपोनेंट थी, इसके और कुछ पार्ट्स हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, रूल ऑफ लॉ के डाइसी के हिसाब से 3 पार्ट्स थे। आज हम सारे पार्ट्स को थोड़ा बहुत समझेंगे दोस्तों, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का जो फर्स्ट पार्ट कहलाता है, दैट इज कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज किंग ऑफ किंग्स। किंग ऑफ किंग्स, इसका मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई भी नहीं। एवरी इंडिविजुअल, एवरी पार्ट ऑफ द स्टेट, एवरी सोसाइटी इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल से परम कुछ नहीं। हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आते हैं। आपकी इकोनॉमिक स्टेटस, आपका पोजीशन, आपका वैल्यूज कितना भी हो सोसाइटी में, आप सब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल की अगर बात करें तो सेकेंड प्रिंसिपल यही थी, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। दिस वॉज द सेकेंड प्रिंसिपल माय डियर फ्रेंड्स। इट मीन्स दैट इस प्रिंसिपल को हमने समझा था कि ये प्रिंसिपल बोलती है कि कोई भी स्टेटस के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे स्टेट दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और तीसरी कॉन्सेप्ट आती है, द थर्ड कॉन्सेप्ट विच कम्स हियर इज प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। Okay my dear friends, this is the third concept which is referred to as the predominance of legal spirit। इसका मतलब सिंपल होती है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दिया है जुडिशियरी को
कि आप जो भी जजमेंट लेंगे, आप जो भी जुडिशियल इंटरवेंशंस लेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम एंड दैट विल बी वैलिड टू एवरी इंडिविजुअल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो आई होप द कंपोनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसको डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये था दोस्तों कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस क्या हुई। अब जैसे आपको पता है कि ये थे स्टार्टिंग के प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बट इस प्रिंसिपल की क्या इनहेरेंट ड्रॉबैक्स थी वो हमने देखा था कि दो लोग का इकोनॉमिक स्टेटस बराबर नहीं होता, और अगर उन दोनों लोगों को हम इक्वल ट्रीट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसीडरिंग द अदर कंडीशंस कि उनका इंपैक्ट फैमिली पे कैसे पड़ेगा, उनका इंपैक्ट सोसाइटी पे कैसे पड़ेगा, या फिर ये भी इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि मान लीजिए कि दो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी है, मान लीजिए कि द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है। फॉर एग्जांपल, यू नो द टाइप ऑफ एट्रोसिटीज व्हिच वर फेस्ड बाय द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, the type of atrocities faced by the women in a patriarchal society. So ये लोग vulnerable sections of the society होती है। तो जब अब हम इनके इस लॉ के दायरे में आएंगे तो हम उनके लिए कुछ एडिशनल डिफरेंशियल चीज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई मेल एंड वीमेन आर ट्रीटेड इक्वल, तो आप वीमेन को कैसे अलग ट्रीट कर सकते हो। So this provision was creating a very difficult situation for the state to impose certain benefits for the weaker sections of the society, and as a result the Supreme Court intervened and it paved a way for an important concept in a special judgment। 1951 में एक केस हुई थी दोस्तों, उस केस का नाम है बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका मैं मतलब समझा दूं कि मान लीजिए हम लिखते हैं कि विश्वा, ओके एग्जांपल समझिएगा, विश्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक है विश्वा, एक है यूनियन ऑफ इंडिया। तो जब भी मेरी कोई फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि किसने वायोलेट किया, मैं बोलूंगा यूनियन ऑफ इंडिया ने वायोलेट किया, और वो केस रजिस्टर करेगी किसके नाम से, मेरे नाम से, तो ये कहलाएगा विश्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केस थी, इसको स्पेशली अगर बोला जाए तो डिटेल्स में उतना याद नहीं रखना, FN बलसारा केस कहते हैं इसको, FN बलसारा केस वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स दिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए। उन प्रिंसिपल्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा दोस्तों। दो प्रिंसिपल्स दिए, दो प्रिंसिपल्स का जो नाम था, that is first principle was principle of intelligible differentia, okay, and the second principle is subsequent nexus, subsequent nexus। समझते हैं थोड़ा सा, देखिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को पिछले वीडियोस में हमने देखा था, बट इसको अभी थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि इस लॉ की जो डिमेरिट थी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जुडिशियरी ने इंटरवेंशन किया, और उन्होंने बोला कि हमें केस टू केस बेसिस पे समझना होगा, हमें इंटेलिजेंट लगाना होगा, वी हैव टू अप्लाई आवर कॉन्शियसनेस एंड माइंड इन ऑर्डर टू डिसाइड विच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी ट्रीटेड अनइक्वल, ताकि उनके लिए हम कुछ बेनिफिट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये लगता है कि हमारी सोसाइटी में विमेन का पोजीशन लो है, तो हमें उनको असिस्ट करना पड़ेगा, सो दैट वी प्रोवाइड देम अ फील्ड, अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एक प्लेटफॉर्म उन्हें दे, एक प्लेटफॉर्म दे, ताकि वो मेल के साथ इक्वली रेस कर सके, एक मेल के साथ इक्वली पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में। अगर सोसाइटी में पैट्रियर्कल माइंडसेट ने विमेन को दबा कर रखा है, तो ये स्टेट का जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, सो दैट वीमेन एंड मेन कैन compete with each other, और उनके बीच में बायसनेस ना हो। So this principle of intelligible differentia is considered very significant after the independence, because major section of the society जो थी, especially scheduled caste, the scheduled tribes, the children, the women and other vulnerable sections को हमको additional benefits देना जरूरी था। Reservation is also a part of intelligible differentia, because हमारे स्पेशली जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उन्हें हमेशा लॉन्ग टर्म नेग्लेक्ट देखा गया है, उन्हें फेस करना पड़ा है।
सो जब तक हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, उन्हें हम डिफरेंशियली ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक हम उनको और जनरल पब्लिक को एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट नहीं करा सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है सब्सिक्वेंट नेक्सस। दोस्तों वर्ड पे मत जाइए, मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। मान लीजिए आप बैंक में लोन लेने गए, ठीक है। अब आपसे बैंक पूछेगा आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, आप कहिएगा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहता हूं। तो एक पर्पस से आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं, बट आपका फाइनल गोल क्या है कि आप इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सर्व करना चाहते हैं, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को ग्रोथ में देखना चाहते हैं, मतलब यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन। सो ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है। अब सेकेंड इंडिविजुअल है कि वो थोड़ा सा नोटोरियस माइंडेड है, थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड है। अब वो भी लोन लेना चाहता है, बट उसका ऑब्जेक्टिव मैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसलिए सीखना चाहता हूं, उस इलेक्ट्रॉनिक्स को इसलिए पढ़ना चाहता हूं सो दैट आई कैन मेक बॉम्ब्स, मैं बम्स बना सकूं, मैं एक्सप्लोसिव्स बना सकूं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि दो केस को अगर हम ले सब्सिक्वेंट नेक्सस में, एक होता है मीन्स, एक होता है गोल्स। तो अगर आपका मीन्स क्या था, यहां पे मीन्स है लोन, पैसा लेकर हमको पढ़ाई करना है, गोल क्या था, सर्व द नेशन, सर्व द नेशन। और सेकंड में है लोन लेके पढ़ाई करना है, क्यों, मेक एक्सप्लोसिव्स। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में लोन पहले केस में, दिस केस द फर्स्ट केस, ये केस में एक नेक्सस है, एक पॉजिटिव नेक्सस है मीन्स और गोल्स के बीच में। बट अगर सेकेंड केस को देखें तो मीन्स और गोल्स के बीच में एक पॉजिटिव नेक्सस नहीं है। तो जुडिशियरी ये चीज भी चेक करेगी कि अगर आप कुछ रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो क्या आपका गोल जो है वो गोल अलाइंड है कि नहीं, कि अगर आपका मीन्स और गोल्स के बीच में थोड़ी सी भी डिसिमिलैरिटी हुई, अगर थोड़ा सा भी जुडिशियरी को ये चीज महसूस हुआ कि स्टेट का इंटेंशन सही नहीं है, सो इट विल डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे अगर हम पॉजिटिव पहले केस की बात करें तो विमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 33% रिजर्वेशन दिया गया है, 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ये क्या मीन्स है, किस चीज को फुलफिल करने के लिए, कि विमेन की पॉलिटिक्स में जो ग्रास रूट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग में है उसमें विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़े और विमेन की प्रॉब्लम्स को विमेन बेटर समझती है। तो जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में विमेन नहीं आएंगे तब तक उनके लिए डिसीजंस कोई नहीं लेगा, बिकॉज विमेन विल बी फील मोर एम्पैथेटिक टू द कॉज ऑफ विमेन। विमेन की प्रॉब्लम्स को विमेन बेटर समझती हैं, इसी के कारण ये एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया गया और ये एक नेक्सस बनाया गया कि गोल क्या है, गोल है पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स, मींस क्या हुआ, रिजर्वेशन ऑफ विमेन। सो दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कनेक्ट है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, सब्सिक्वेंट नेक्सस। आई होप दिस इज क्लियर टू माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इतने चीजें अगर आपको क्लियर है तो इसके चीजों को आगे हम बढ़ते हैं। 1951 तक ये दो प्रिंसिपल्स हमारे आ चुके थे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 1951 तक ये दो प्रिंसिपल्स आ चुके थे। अब इसके बियॉन्ड कुछ चीजें हुई और 1951 से लेकर ये चीजें चलती रही 1970 तक। अब माय डियर फ्रेंड्स, यू नो दैट 1971 में इंडिया विन अ वेरी विक्टोरियस वॉर ओवर पाकिस्तान एंड इट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन लिबरेटिंग द बांग्लादेश। सो इसके बाद जब गवर्नमेंट बनेगी, इंदिरा गांधी की सरकार जो थी, उनकी क्या था कि उनकी मोरल वेरी हाई था। सो उनका ऑब्जेक्टिव था कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं ना तो जनरली आपकी प्राइड बढ़ जाती है। तो प्राइड बढ़ने के कारण वो क्या हुए, वो बहुत ज्यादा लेजिस्लेटिव सुप्रीम हो गए, लेजिस्लेटिव सुप्रीम हो गए। मतलब वो समझने लगे कि वी आर द सुप्रीम पावर, हम जो भी डिसीजन बनाएंगे जनहित के लिए बनाएंगे और इसको बनाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। तो लेजिस्लेटिव अगर सुप्रीम हो रही है तो वो डिसीजन इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। तो इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव भी सुप्रीम हो जाएगी। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक प्रॉब्लम है, जब लेजिस्लेटिव सुप्रीम होगी तो जुडिशियरी को भी एक्टिव होना पड़ेगा, जुडिशियरी को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि कहीं जो लेजिस्लेचर हमारे लिए लॉज बना रही है कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। दैट इज देखा जाए तो ये जो हमने स्टार्टिंग का केस बताया था आपको, ये सीप वाली केस, दिस जुडिशियरी अंडर आर्टिकल 13 इसको ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा।
because if the legislature is active in making the laws, so judiciary also has to be active to interpret the laws. So यही चीजें देखी गई 1970 के बाद, और 1970 के बाद एक इंपॉर्टेंट जजमेंट होता है दोस्तों 1973 में, याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज होगी, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, अब इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड मैं बता दूं कि एक्चुअली इसमें क्या था कि एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर थे जिनका अगला पोस्टिंग चीफ सेक्रेटरी के रूप में होना था, बट पता नहीं क्या चीजें हुई कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने वो पोस्टिंग किसी और जूनियर ऑफिसर को दे दिया, और किस ग्राउंड्स पे दिया वो ग्राउंड्स नहीं बताया। सो ऐसे डिसीजन मेकिंग बाय द स्टेट को कहा जाता है आर्बिट्रेरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्बिट्रेरी। क्या कहा जाता है? एम्बिग्यूअस। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिशनरी। सो जब सुप्रीम कोर्ट के बाद ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि करेक्ट, ये बात तो सही है। जब आप स्टेट ये चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि द मोस्ट एलिजिबल पर्सन अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी इज नॉट गेटिंग प्लेस्ड इन द पोस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट IAS officer to the post of chief secretary, and you are giving promotion to a person who is lower rank to him, on what grounds? You must be clear, you must be explicitly clear कि किस grounds पे आप उस senior IAS को posting नहीं दे रहे हो। So this case identified another important concept कि state बहुत बार ऐसी actions लेती है जो arbitrary हो सकता है, ambiguous हो सकता है, डिस्क्रिशनरी हो सकता है। सो इस प्रिंसिपल से बचने के लिए स्टेट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, और एक प्रिंसिपल दिया, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इस प्रिंसिपल के हिसाब से यह कहा गया कि द स्टेट कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल on the basis of any discretionary use of power by the state, any arbitrary use of power by the state, any ambiguous use of the power by the state. So I hope आप देख सकते हैं कि 1950 से लेकर 1970 तक कैसे सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवेंड इन मेकिंग आर्टिकल 14 द सुप्रीम, और जैसी जैसी जरूरतें पड़ी द स्टेट ने जैसे जैसे अपने आप को चेंज किया, द जुडिशियरी ऑल्सो प्रोएक्टिवली केम बट विद सर्टेन वैल्यूज, सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड सर्टेन गाइडलाइंस। अब आप कहिएगा कि सर ये टाइम फ्रेम को आपने हमसे क्यों बताया? इसलिए बताया दोस्तों कि इसका रिलेवेंस डायरेक्टली यूपीएससी के क्वेश्चंस में है, जो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। So till now we have tried to understand the evolution of Article 14 over a period of time. As you know that there are two important provisions, equality before the law and equal protection of law. And since there may be many times where the state can arbitrarily impact or formulate certain laws which may violate the fundamental right. That is why the judiciary, the Supreme Court has been proactive in a time frame with certain doctrines in order to uphold the fundamental rights and prevent its misuse. Okay, so now with this you must be asking me a simple question that sir, can you say that whatever you are teaching, it has a practical application? Has the questions regarding the concept been asked earlier? You can see, my dear friends, UPSC pre 2021, the question: a legislature which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in matter of application of law violates which of the following articles of constitution? Now it appears to be, my dear friends, a very direct question, but actually there is a few dynamite which is set here. If you are a regular student, you must be eliminating the two options, that is article 28 you will eliminate and article 48 you will eliminate. If you know that this is a religious right and this is uniform civil code, so now these two options are eliminated. Now remaining 14 and 32, these two are dynamite, my dear friends.
Because Article 14 it simply provides that the state must try to ensure equality before the law and equal protection of law within the territory of India. Nothing is mentioned in the constitution except that sentence. And Article 32 appears to be a broad article, because I said it's like you must have watched when I was doing the classification of fundamental right, that Article 32 is the guardian of fundamental rights. So this concept, this essence that guardian of the constitutional right controls the fundamental right, created a confusion in the minds of the people that since it's the guardian, so if anything is done by the state, so our guardian will protect us. But my dear friends, you must be knowing that it was guardian. We will be studying in details Article 32, that it is the guardian only in issuing certain writs. Habeas corpus we will be studying that in details. जब वो उस गार्डियन वो पर्टिकुलर कुछ केस में है जबकि एक पर्टिकुलर टाइप का वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है जनरली, ठीक है। वो हम केसेस पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के केसेस में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। सो दैट वाज द डायनामाइट विच सेट हियर। बट अगर आपने आर्टिकल 14 को डिटेल्स में समझा है और आपको उसके इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 14 को आपने केस के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू पढ़ा है, तो आपने देखा होगा 1970 ईपी जो रोयप्पा केस हुई थी हमारी, इस केस में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दिया गया उसमें डायरेक्टली बोला गया था कि द स्टेट कैनॉट डू एनी आर्बिट्रेरी और एम्बिगुअस एक्शन। और आर्बिट्रेरी को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी एक्शन कोई भी अगर स्टेट लॉ के थ्रू लाती है, सो इट विल बी कंसिडर्ड व्हाट, इट विल बी कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये आंसर का जो सोर्स है वो सोर्स लाई कर रहा है 1970 के किस केस में दोस्तों, 1970 के ईपी रोयप्पा केस में। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया फॉर द टुडेज लेक्चर, उसका रेलिवेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है। हाँ, एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, एक बेसिक कि आप इस टॉपिक से आर्टिकल 14 से क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूं। आप इसमें से पहला क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रैक्टिकली, और मेंस की बात करें, अगर मेंस की बात करें तब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आर्टिकल 14 डील्स विथ अ ब्लेंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल provisions. Discuss. This is a very good question. मतलब आर्टिकल 14 डील्स विद द ब्लेंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ब्लेंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, ब्लेंड ऑफ ब्रिटिश प्लस यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बस एक्सप्लेन कर देना है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली है बट यूपीएससी कैन फ्रेम अ क्वेश्चन लाइक दिस। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकती है कि एल्यूसिडेट आर्टिकल 14 with respect to its dynamism. This can be another question which can be asked. Prelims के specific question में आप देख सकते हैं, ये question तो है ही, मे बी मेनी टाइम्स डायरेक्टली बोल सकता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ से विद रेस्पेक्ट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ये है कि इफ यू प्रिपेयर एनी टॉपिक, try to cover it 360 degree with respect to the previous year question and also the current aspects of the question, because any type of question can be formulated any a time, so you should not leave any stone unturned. You must try to approach that question from a 360 degree point of view, so that any type of question which is asked in the UPSC prelims or mains, you are in a position to crack that. So I hope with this objective, with this video, I am able to clear that the content which is provided to you will help you to solve the questions in prelims as well as mains. So my dear friends, for today, this is ample, this is enough. Next, we will be dealing with the further fundamental rights in the next video. Okay, so I hope you like the content. Please, if you find it fruitful, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर वीडियो में मैं कहता हूँ, कहते रहूँगा, ये आपका कर्तव्य है कि आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें। सो आज के लिए इतना है माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।